हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम evidyadi.in। अब हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। इसमें अभी मैं आपको इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दूंगी, जिसके अंदर चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स वगैरह हैं वो हम पहले से ही डिस्कस कर लेंगे और सब कुछ यहाँ पे हम हिंदी में करेंगे। जैसे हिंदी मीडियम की बुक्स में आपके पास वर्ड्स होंगे वही सब हम यूज करेंगे। अब इससे ये होगा कि जब आप इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करोगे तो वहां पे जब मैं आपको समझाऊंगी तो आपको वो इजीली समझ आता रहेगा, बिकॉज आपको पता होगा कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भी वहां पे वर्ड्स यूज करें। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 से। तो चैप्टर का नाम है विजय व्यंजक। व्यंजक वर्ड शायद आपने सुना होगा। अगर आपको याद हो तो जब हमने चैप्टर नंबर 4 किया था जिसका नाम था सरल समीकरण, वहां पे हमने व्यंजक की बात करी थी। एक बार हम उसको रिवाइज करते हैं। समीकरण क्या होता है, हमने बात करी थी। समीकरण होता है जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूं x + 4 = 10, अगर यहाँ पे ये बीच में इक्वल आ रहा है तो ये हमारा जो पूरा है ये एक समीकरण बन जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात करूं तो ये जो x + 4 है ये हमारे पास व्यंजक है। अब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हो सकता, कुछ भी हो सकता है। ये ऐसे भी हो सकता था x² + xy, ये भी एक व्यंजक है, या x + 4xy, ये भी एक व्यंजक है। तो अब ये जो व्यंजक है ये अलग अलग चीजों से मिलके बनता है। उसके क्या क्या नाम होते हैं उनकी हम अब बात करेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं, चर, अचर, पद, गुणांकखंड और गुणांक। अब ये सब व्यंजक के ही हिस्से हैं। कैसे, एक उदाहरण ले लेते हैं। हम एक व्यंजक लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया 3xy + 2x + 7। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये एक व्यंजक है। अब इस व्यंजक के अंदर अलग अलग चीजें हैं। जैसे सबसे पहले है चर। तो चर क्या होता है, आप देखोगे इस व्यंजक के अंदर हमारे पास वर्णमाला के शब्द आ रहे हैं, या हम बोल सकते हैं अल्फाबेट्स आ रहे हैं। जैसे कि हमारे पास x आ रहा है, y आ रहा है, इधर भी x आ रहा है। तो ये जो होते हैं ये चर होते हैं। इनको चर क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये बदल सकते हैं। जैसे x 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 7 कुछ भी हो सकता है। ये आगे जाके आप देखोगे कि इन जितने भी ये चर होते हैं इनका कुछ मान होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए जो ये x है, y है, x है, या ये a b c t कुछ भी हो सकता है, ये होते हैं चर। तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे x y। x रिपीट हो रहा है तो हम एक बार ही लिख रहे हैं। उसके बाद है अचर। जैसे अभी हमने बात करी, जो ये चर है ये कभी भी बदल सकते हैं, मतलब इनके मान अलग अलग हो सकते हैं। x 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। लेकिन जब हम अचर की बात करते हैं तो वो कभी भी बदल नहीं सकता। बदल नहीं सकता मतलब, अगर देखो मैं यहाँ पे 2x की बात करूं, ये ले लिया मैंने। अब अगर मैं आपको बोलूं कि x का मान 1 है तो ये हो जाएगा 2 को 1 से गुणा करो, 2 आ गया। अगर मैं आपको बोलूं x का मान 2 है तो ये हो जाएगा 2 और x की जगह 2 लिख दिया, तो 2 को 2 से गुणन किया, 4 आ गया। तो अब ये क्या हो रहा है, इसका जो है वो बदल रहे हैं। अब अचर ये होता है कि वो कभी भी बदलेगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे 7 है, अब ये 7 हमेशा 7 ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। इसमें ना तो, हाँ अगर कुछ और आप जमा कर दोगे, घटाओगे, वो एक अलग बात है। लेकिन इस पूरे में जो अभी है हमारे सामने ये नहीं बदल सकता। जबकि ये वाले जो है इसमें जो भी इनका मान होगा उस हिसाब से ये बदलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अचर हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। उसके बाद है पद। अब अगर आप इस व्यंजक को देखोगे या कोई भी व्यंजक देखोगे उसके अंदर आपको ये प्लस प्लस या माइनस इस तरह के मिलेंगे। जैसे अगर ये मैं लिखूं 3x + 4xy - 2z, तो यहाँ पे ये प्लस और माइनस मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे 2 बार प्लस था। अब इसके अलावा जो एक साथ चीजें हैं, जैसे 3x साथ में है, 4xy साथ में है, 2z साथ में है, तो ये अलग अलग, इन सबको हम बोलते हैं पद।
तो अब अगर हम अपने व्यंजक जो हमने उदाहरण लिया है उस पे वापस आए तो यहाँ पे कितने पद मिलेंगे हमें? 1 2 3। यहाँ पे 3 अलग अलग पद हैं, तो अब यहाँ पे लिख देते हैं। एक हो गया 3xy, दूसरा हो गया 2x और फिर हो गया 7। ठीक है, समझ में आया? चर, अचर और पद समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास गुणनखंड। अब गुणनखंड क्या होता है? अब इसमें आप इनमें से, इस व्यंजक में से कोई भी एक पद ले लो। जैसे कि अगर मैंने 3xy ले लिया, अब इस 3xy में भी 3 अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि 3 है, x है, y है। तो ये जो 3xy 3 अलग अलग है, ये होता है गुणनखंड। जैसे 3xy का है, उसी तरह से अगर मैं 2x लूं तो 2x में भी एक 2 है, एक x है। साथ में इसको भी अगर आप आगे लिखना चाहो तो 7 और 1 लिख सकते हो, क्योंकि 7 को 1 से गुणा करोगे तो 7 ही आएगा, या फिर खाली 7 भी ले सकते हो। ठीक है, तो गुणनखंड समझ आ गया। एक पद के अंदर भी जो अलग अलग चीजें हैं उनको लिखना। उसके बाद है गुणांक। गुणांक होता है, जैसे अगर आप कोई भी पद ले रहे हो, ये मैंने लिया 3xy, ये पद ले लिया। अब इसके अंदर जो आपके पास संख्यात्मक चीज है, जैसे कि 3xy, 3 है इसमें गुणांकखंड, तो यहाँ पे संख्या वाला कौन सा है? 3 है, तो इसका मतलब है गुणांक हो जाएगा 3। किसका? 3xy का। इसी तरह से अगर मैं 2x लूं तो इसका गुणांक क्या होगा? 2, क्योंकि यही संख्या वाला है। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो 5 चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पद क्या होता है, गुणांकखंड क्या होता है और गुणांक क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है समान पद और असमान पद। अब यहाँ पे जो ये पद है ये हम सबको पता है। अगर आपके पास कोई व्यंजक है 3xy 7x 8, तो इस तरह से ये 3xy एक पद है, 7x एक पद है, 8 एक पद है। तो हमें पद पता है क्या होता है। अब ये समान और असमान क्या होता है वो देखो। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3x 7x 8x, अब यहाँ पे आप देखोगे इधर भी x है, इधर भी, तो इन तीनों के साथ जो लग रहा है अल्फाबेट वो एक जैसा है, मतलब ये तीनों आ जाएंगे समान पद में। या फिर अगर मैं लिखूं 7xy 4xy 8xy, अब इसके साथ देखोगे xy है, xy है, तो मतलब फिर से ये तीनों समान पद में आएंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कैसे हमें पता चल रहा है समान पद है। इसके साथ की जो वर्णमाला है या जो हम अल्फाबेट्स हैं उनको देख रहे हैं। इसी तरह से अब जो असमान पद है वो कैसे कैसे हो सकते हैं। अगर मैंने एक लिखा 4xy और साथ में लिखा 6x, तो ये xy है, ये खाली x है, तो ये दोनों असमान पद है। या फिर सीधा 4x और 6z है, तो ये x और z है, दोनों अलग अलग है, तो ये आ जाएगा असमान पद में। अब ये काम कहाँ पे आएगा? जब भी आपके पास व्यंजक है या अगर सिर्फ पद है, आपको उन्हें जमा करना है, घटाना है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो समान पद है यही आपस में जमा हो सकते हैं या आप इनको घटा सकते हो। आप दो अलग अलग असमान पद को ना जमा कर सकते हो ना ही घटा सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप ये आगे जाके अभी हम देखेंगे कि हम व्यंजकों को कैसे जमा करते हैं या कैसे उनको घटाते हैं, तो वहां पे आपको समझ आएगा कि हमें ये ध्यान रखना है कि जमा या घटाते समय सिर्फ समान पद ही हम उनको ही कर सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे आप देखोगे मैंने अलग अलग नाम लिखे हैं। सबसे पहले लिखा है एक पदी, फिर द्विपद, त्रिपद और बहुपद। अब ये होता क्या है, यहाँ पे फिर से ये जो शब्द आ रहा है पद, ये हमें पता है क्या है। तो अब यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी व्यंजक है, सबसे पहले बात करते हैं
एक पदी की। तो कोई भी व्यंजक सिर्फ इस तरह से लिखा है 3xy या 4x या 7z या 2t, इस तरह से अगर आपके पास व्यंजक है जिसमें सिर्फ एक ही पद है, अब यहाँ पे जमा घटा कुछ नहीं हो रहा आगे, ये सारे एक पद है, तो ये सारे आते हैं एक पदी व्यंजक में। ठीक है, अब इसी तरह से अगर ये है 3xy प्लस 4x, अब यहाँ पे इस व्यंजक के अंदर हमारे पास दो पद आ गए, तो ये हो गया द्विपद। अब इसके नाम से आपको पता चल जाएगा ये एक है, ये दो है, ये तीन है, उसकी अभी हम बात करेंगे। अब इस तरह से और भी हो सकते हैं 3z प्लस 7xy या 4x माइनस 2zt। तो ये अब इन सब में हमारे पास दो पद है, तो ये आ जाएगा द्विपद व्यंजक में। ठीक है, अब उसके बाद त्रिपद की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मतलब 3, तो अब इसमें क्या होगा, इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं 3xy प्लस 4x प्लस 7, तो अब इसमें यहाँ पे मेरे पास 3 पद हैं, तो ये हो जाएगा त्रिपद व्यंजक। इसी तरह से और भी हो सकता है 4x प्लस 7z माइनस 11, तो फिर से यहाँ पे 3 पद है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम बहुपद की। अब आपको लगेगा इसके नाम से कि 3 से ज्यादा अगर है तो वो बहुपद में आएगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास 3 से ज्यादा पद है, जैसे 3xy प्लस 7x प्लस 2y प्लस 7, तो ये 1 2 3 4 है, तो ये बहुपद आ गया। लेकिन इसके साथ साथ ये जो हमने अभी एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी ये सारे पढ़े हैं, ये सब भी बहुपद में आते हैं। तो इसका मतलब है बहुपद होते हैं एक या एक से ज्यादा पद जिसमें होते हैं वो व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि 3 से ज्यादा है तो वो बहुपद हो गई, ये सब भी बहुपद में आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर मान लो हम द्विपद की बात कर रहे हैं और मैं आपको इस तरह से लिखूं 3xy प्लस 7xy, अब इसको जब आप देखोगे यहाँ पे दो पद है, लेकिन ये दोनों समान पद हैं, तो ये जमा हो जाएंगे, तो ये द्विपद में नहीं आएगा। जब हम द्विपद त्रिपद की बात कर रहे हैं तो आप देखो ये अलग अलग होने चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है ये सारे एक दूसरे से अलग अलग होंगे। अगर समान होंगे पद तो वो जमा हो जाएंगे, अगर उनके बीच में माइनस का साइन होगा तो उनको हम घटा सकते हैं, इसलिए ये अलग अलग होंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है योग और व्यवकलन। योग मतलब होता है जमा करना और व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। ठीक है, अब व्यंजकों को आप कैसे जमा करोगे, कैसे घटाओगे देखते हैं। पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास है 3xy प्लस 7xy, तो अब यहाँ पे मुझे इन दोनों को जमा करना है। जब जमा करना है या घटाना है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो पद हमें दे रखे हैं क्या वो समान पद है, ये दोनों समान पद है, यहाँ पे भी xy है, यहाँ पे भी xy है, तो इनको जमा कर सकते हैं। यही अगर होता 3xy प्लस 7x, तो हम इसको जमा नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों असमान पद है। ठीक है, अब इसको कैसे जमा करेंगे, वैसे तो बहुत आसान है, 3 और 7 को जमा कर दो, साथ में xy लगा दो, पर एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। दोनों में हमारे पास xy इधर भी है इधर भी है, ये हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा 3 जमा 7, तो ये आ गया xy, और 3 जमा 7 होता है 10, तो ये आ गया 10xy। इसको आप सीधा सीधा भी कर सकते हो, 3 और 7 को जमा करो 10 आएगा, साथ में xy लगा दो। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने ये जमा किया है उसी तरह से हम घटाते भी हैं। अब यहीं पे अगर मैं माइनस लगा दूं तो 3 में से 7 तो नहीं जा सकते, 7 में से 3 गए 4 आ जाएगा मेरे पास, और बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा -4xy। समझ में आया? तो इस तरह से जो समान पद वाले हैं उन्हीं को ही हम जमा कर सकते हैं और घटा सकते हैं। अब थोड़ा सा एक बड़ा व्यंजक लेके करके देखते हैं।
अब हम ले लेते हैं 3xy प्लस 3x प्लस 2xy प्लस 3z प्लस 7x प्लस 4। अब यहाँ पे मैंने ये व्यंजक ले लिया, इसमें इसको आपको जैसे जमा करने का लिख रखा है वैसे इसको जमा करते हुए चल रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो समान पद है उनको एक साथ लिख लो। ये xy है, ये लिखा मैंने 3xy, यहाँ पे xy वाला एक और है तो हो जाएगा जमा 2xy। उसके बाद इस पे आते हैं, ये है 3x तो इसको लिख लिया, x वाला एक और है इसको इसके साथ लिख लेते हैं। उसके बाद 3z है और z वाला कोई नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे और साथ में 4 बचा उसको लिख लेंगे। अब वहां पे भी और कोई हमारे पास अंक नहीं है तो ये इतना ही लेंगे। अब इसके बाद ये जो समान वाले हैं उनको जमा कर सकते हैं, 3 और 2 को जमा करेंगे, ये आ जाएगा 5xy। फिर 3 और 7 को जमा करेंगे, ये आ जाएगा 10x और प्लस 3z प्लस 4। तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा। इसको आगे हम जमा नहीं कर सकते क्योंकि ये तीनों असमान, चारों हमारे पास जो है वो असमान पद है। समझ में आया? तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। अब यही कहीं पे अगर प्लस की जगह माइनस होता तो आप इसको भी सेम उसी तरह से करोगे, बस जब आप लिखोगे तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। जब इनको करोगे तो प्लस करने की जगह माइनस करोगे, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे होगा प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3, 7 में से 3 गया 4 तो ये आ जाएगा 4 और साइन माइनस का, बाकी ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो ये इस तरह के आपके पास प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। एक और चीज है इसमें जिसपे ध्यान देने की जरूरत है, वो भी हम बात कर लेते हैं। अब अगर आपको 2 अलग अलग छोटे से हम उदाहरण ले रहे हैं, 2 अलग अलग अगर व्यंजक दे रखे हैं जैसे कि 3xy जमा 11 और 7xy माइनस 5, अगर आपको इनको मैं कहूँ जमा करना है तो आप यहाँ प्लस लगाओगे और आराम से समान वालों को जमा कर दोगे और असमान वालों को भी कर दोगे। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे आपको माइनस करना है तो एक ये पूरा है, एक ये पूरा है। जब आपको माइनस करना है तो हम यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि यहाँ माइनस लगाया और इसको माइनस 7x ले लिया, ये ऐसे का ऐसे छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। ये पूरा व्यंजक एक साथ है तो जब हम इसको ब्रैकेट में लेंगे और बाहर माइनस लगाएंगे तो अंदर जो है उनके चिन्ह बदल जाएंगे। कैसे? ये देखो, ये लिखा हमने 3xy प्लस 11, अब यहाँ पे बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 7xy, ये माइनस 5 है, ये हो जाएगा प्लस 5। समझ में आया? तो इनके जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, सिर्फ एक का नहीं बदलना। ब्रैकेट लगाओगे तो ध्यान रहेगा कि पूरे व्यंजक का बदलेगा, सिर्फ एक पद का नहीं। ठीक है, तो अब आगे कैसे करेंगे? ये हो गया, एक साथ लिख लेंगे इसको और ये 5 को भी साथ लिख लिया। अब 3 में से 7 फिर से ये आ जाएगा 4 माइनस का और प्लस 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 होता है तो ये आ गया 16, तो ये होगा इसका उत्तर। समझ में आया? इस तरह के बहुत सारे हमारे पास प्रश्न आएंगे, बहुत आसान है लेकिन गलतियां नहीं करनी, इसलिए उसको आराम आराम से करोगे, स्टेप वाइज करोगे तो वो समझ आ जाएगा और उत्तर हमेशा सही निकलेगा। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है व्यंजक का मान ज्ञात करना। अब अगर आपके पास कोई व्यंजक है उसका आप मान कैसे निकालोगे, इसके लिए मैं कोई पद लेके समझाती हूँ। जैसे मेरे पास है 4x, ठीक है। अब ये जो x है ये एक चर है, मुझे नहीं पता कि इसका क्या मान होगा। तो अगर मुझे कोई कह दे कि x 2 के बराबर है तो मैं क्या करूंगी, x की जगह पे 2 लिख दूंगी, तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो आ गया 8। तो इस तरह से जैसे मैंने इस पद का मान निकाला है हम पूरे व्यंजक का मान निकाल सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, x जमा 6 है और मुझे दे रखा है x है 4, तो अब मुझे ये निकालना है। तो यहाँ पे x की जगह मैं 4 रख दूंगी, बाकी एक जैसा रहेगा, दोनों को जब हम जमा करेंगे तो आ जाएगा 10। तो इस व्यंजक का हमने मान निकाला, ये 10 है। मान हम तभी निकाल सकते हैं अगर हमें चर का मान दे रखा होगा। ठीक है, अब इसी तरह से और उदाहरण लेते हैं।
अगर मेरे पास है 19 माइनस 5x² और x दे रखा है 2। अब आप देखोगे यहाँ पे x स्क्वायर है, मतलब x के साथ वर्ग है, तो हमें x दे रखा है 2। ये लिखा 19, x की जगह लिख दिया 2 और साथ में इसका वर्ग, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 5। 2 का स्क्वायर करना है, 2 का वर्ग क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है 4, तो ये हो गया 19 माइनस 5 को 4 से करेंगे, आ गया 20। तो 20 में से 19 गए 1, लेकिन बड़ा वाला 20 है तो ये आ जाएगा -1। तो इस तरह से हमने इस व्यंजक का मान निकाल लिया। ठीक है, एक आखिरी उदाहरण लेते हैं। और अगर आपके पास है 7a माइनस 4b, अब यहाँ पे आपके पास 2 चर हैं, तो दोनों चर के आपको मान दे रखे होंगे। जैसे a हमें 3 दे दिया, b हमें 2 दे दिया, तो यहाँ पे 7 a की जगह लिखेंगे हम 3 माइनस 4 b की जगह लिखेंगे 2। तो 7 को 3 से करेंगे 21 आ गया, 4 को 2 से करेंगे 8 आ गया। अब 21 में से 8 हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 8, 9, 10, 11, तो ये आ गया 13। ठीक है, तो ये इसका मान हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर आपको व्यंजक का मान निकालना है तो पहले आपको चर का मान दे रखा होगा, बस जो मान आपको दिया है वो आपको चर की जगह लिख के उसे आंसर निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था, लेकिन अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो एक हम चार्ट देते हैं हर चैप्टर के एंड में, जिसकी हेल्प से आपको पता चलेगा कि जो इंग्लिश में एक्सरसाइज में हम वर्ड यूज कर रहे हैं उसका हिंदी में आपकी बुक के हिसाब से उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। सो अब आते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। सबसे पहला है एक्सप्रेशन, जो कि है व्यंजक। ठीक है, वेरिएबल होता है चर, कांस्टेंट अचर, टर्म्स होता है पद, फैक्टर्स होते हैं गुणनखंड, कोएफिशिएंट होते हैं गुणांक, और वैल्यू होता है मान। उसके बाद है लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मतलब समान पद, अनलाइक टर्म्स मतलब असमान पद। मोनोमियल एक पदी, बाइनोमियल द्विपदी, ट्राइनोमियल त्रिपद, और पॉलिनोमियल होता है बहुपद। ठीक है, तो ये सारे शब्द हैं जो कि आपको एक्सरसाइजेस में बहुत बार रिपीट होंगे, बहुत बार सुनने को मिलेंगे। अब आपको पता चल जाएगा कि इनका क्या मतलब है, तो आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। ऑल्सो इसके साथ हमारे चैप्टर खत्म होता है। कमेंट्स में आप जरूर मेंशन करें आपको ये, स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों को ये कैसी लग रही है वीडियोस, उनके लिए हेल्पफुल है या नहीं, आपको अच्छी लग रही है, बेकार लग रही है, जरूर कमेंट में बताइए। ओके, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।